गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली बार इस वीडियो के पार्ट 1 में जो उत्तराखंड सीरीज हमारी चल रही है, हमने बात की थी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, और जिस पे मैं फिर से ये कहूँगा, हम किसी ऑब्जेक्टिव टाइप पे न चल के हम कोशिश कर रहे हैं किसी एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कल हमने बात की थी कालिदास पे, बद्रीनाथ पे, है ना, और सूर्य मंदिरों पे, तो वो पूरे टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके कवर हो जाएंगे। बहुत इस पर मेहनत करी है, आप के लिए अत्यंत लाभदायक है। आप कोशिश करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी कर दें, जिससे आपके जो अपने लोग हैं उन तक ये पहुंच सके और वो भी लाभ उठा सके। कल हमने पार्ट 1 में बात की थी सभासार पुस्तक की रचना किसने की, ये एक क्वेश्चन था, और सुदर्शन शाह की बात आई थी, जिसे कलाविदों का शिरोमणि नाम दिया था मोरक्राफ्ट ने। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज बात कर रहे हैं। जो सुदर्शन शाह थे, उन्होंने टिहरी रियासत की स्थापना की, और कब की, वो उसी को आगे बढ़ा रहे। तो उन्होंने, सुदर्शन शाह ने जो टिहरी रियासत की स्थापना की थी 28 दिसंबर 1915 को की, लेकिन अंग्रेजों ने इसे मान्यता देने में कुछ समय लगाया, और अंग्रेजों ने टिहरी रियासत पर इनके अधिकार को 4 मार्च 1820 को मान्यता दी, है ना। और जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि नाम से जाना जाता है। वो पसंद करते थे कला और कलाकारों को। तो इनके दरबार में 2 कलाकार भी थे, जिनका नाम था चैतू और माणकू। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, चैतू और माणकू 2 कलाकार उनके दरबार में थे। और मैं फिर से रिपीट कर दूंगा कि कल बात हुई थी सभासार पुस्तक की रचना सुदर्शन शाह ने की, जो 7 खंडों में है। सुदर्शन शाह ने इसकी रचना सूरत कवि नाम से की है। किसकी? सभासार की। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह रचना कब की? 1828 में। और जो भाषा थी वो थी इनकी ब्रज भाषा। कल हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक यही था, लास्ट क्वेश्चन। और अंग्रेज जो यात्री था मोरक्राफ्ट, जो 1812 में तिब्बत गया और 1820 में टिहरी आया, जिसने सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि नाम दिया। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सुदर्शन शाह पे पूछा जाता है। और आज हमने बात की थी चैतू और माणकू, 2 कलाकार इनके दरबार में थे। अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हमारा टॉपिक है घाटी। विभिन्न घाटियां जो उत्तराखंड की हैं, वो कौन कहाँ है और क्या इंपोर्टेंस है। जैसे नीति घाटी चमोली में है, और यहाँ पे बगड़वाल नृत्य होता है जो बहुत फेमस है। नीति घाटी पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा चमोली। बगड़वाल नृत्य कहाँ होता है, अगर ये क्वेश्चन में आया तो आप कहेंगे नीति घाटी में। दूसरा, कोसी नदी की घाटी। कोसी घाटी या कोसी नदी की घाटी क्यों फेमस है? धान का कटोरा के नाम से जानी जाती है। और कोसी नदी ये अल्मोड़ा के निकट ये बहती है, ये आप देखिएगा। कुछ तो क्वेश्चन अगर आए, कोसी नदी की घाटी क्यों फेमस है? धान का कटोरा कहाँ है? अल्मोड़ा में। अच्छा, दूसरा, नलांग घाटी उत्तरकाशी में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं नलांग घाटी को लेके। ये उत्तरकाशी में है। इसे पहाड़ का रेगिस्तान तथा उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर आए पहाड़ का रेगिस्तान या उत्तराखंड का लद्दाख, तो आंसर होगा नलांग घाटी। दूसरा, हरकी-दून घाटी कहाँ है? उत्तरकाशी में, या आप कर देंगे। चिनाव घाटी अगर पूछे, चौ से चिनाव, चौ से चमोली, तो चमोली में है। एक और घाटी उर्गम घाटी, उर्गम घाटी भी चमोली में, का भी इंटीरियर एरिया है चमोली जिले का ये। और अगला और लास्ट ये क्वेश्चन घाटियों पे, हेवल घाटी। हेवल घाटी की अगर बात करें तो टिहरी जनपद में ये है। बहुत महत्वपूर्ण है घाटियों पे। आप इस प्रकार से क्वेश्चन कोई भी आए तो आप उसको क्लियर कर लेंगे। फिर से मैं कहूँगा, नीति घाटी चमोली, कोसी घाटी या कोसी नदी की घाटी जिसे धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण नलांग घाटी, जिसे
उत्तरकाशी में है, पहाड़ का रेगिस्तान तथा उत्तराखंड का लद्दाख भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, मालपा भूस्खलन कब हुआ था? सबसे पहली बात आती है कब हुआ था, कहाँ है, कौन महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे वो इसमें मारे गए। जैसे मालपा भूस्खलन की बात आई 17 और 18 अगस्त 1998 में यह भूस्खलन हुआ था और यह पिथौरागढ़ जिले में धारचूला एक विकास खंड है, इंटीरियर धारचूला और मुनस्यारी दो विकास खंड पिथौरागढ़ जिले के इंटीरियर सबसे दूरस्थ में कहूँगा विकास खंड है। कैलाश मानसरोवर यात्रा यहीं से होके जाती है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोमिता बेदी की मृत्यु हुई थी। प्रोतिमा बेदी की मृत्यु हुई थी। और कब हुआ था ये भूस्खलन? 17-18 अगस्त 1998। तो इसमें ये आपने ध्यान रखना है कि ये जब हुआ था तो इसके बचाव के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम है ब्लू इंजन ऑपरेशन। यानी मालपा भूस्खलन के बचाव के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम है ऑपरेशन ब्लू इंजन। ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मालपा भूस्खलन 17 और 18 अगस्त 1998 में कहाँ हुआ था? पिथौरागढ़ जिले में। कौन सा विकास खंड? धारचूला। ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान की घटना है ना? तो इसको आप याद रखेंगे। इसी में दूसरा क्वेश्चन हमारा है राजी जनजाति, जो एक महत्वपूर्ण राजी जनजाति है। तो राजी जनजाति के निवास को क्या कहते हैं? रत्युड़ा कहते हैं। इनकी भाषा क्या है? मुंडा है। कर संक्रांति व मकर संक्रांति इनके प्रमुख त्योहार हैं, है ना? और गोरा अट्ठावली त्योहार भी यह जनजाति मनाती है। यह जनजाति कहाँ निवास करती है? जंगलों में, और इनको जंगल के राजा भी कहते हैं। इसी में आगे इसी जनजाति में मैं बात कर रहा हूँ। और यह जनजाति जो राजी जनजाति है, इसका काम क्या है? काष्ठ कला में निपुण होती है। जो लकड़ी का काम है, लकड़ी के बहुत सुंदर सुंदर, जैसे वो दूध से रिलेटेड बर्तन होते हैं, दही जमाने के लिए ठेकी और ये सब मट्ठा बनाने के लिए जो बर्तन होते हैं, उनको बहुत शानदार ढंग से बनाते हैं। तो राजी जनजाति में शादी से पूर्व 2 संस्कार किए जाते हैं। वो कौन से हैं? सांगजांगी संस्कार और पेठा संस्कार। और प्रमुख देवता राजी जनजाति के बागनाथ देवता हैं। सप्ताह के दिनों का अलग क्रम भी इसी जनजाति में मिलता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो दूसरी अगर हम इसी में बात करें, एक बहुत महत्वपूर्ण चंपावत जिले से एक क्वेश्चन, चंपावत का बालेश्वर मंदिर। यानी सबसे पहली बात तो ये होगी, बालेश्वर मंदिर कहाँ है? चंपावत में। तो चंपावत के बालेश्वर मंदिर को 1952 में, यानी स्वतंत्रता के लगभग 5 साल बाद, राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया। इस मंदिर में किसके अभिलेख मिलते हैं? क्रांचल देव का अभिलेख मिलता है यहाँ पे। और यह अभिलेख कब का है? 1223 का है। 1223 का अभिलेख है। इस अभिलेख में हमें 10 मांडलिक राजाओं के नाम मिलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चंपावत का बालेश्वर मंदिर किससे संबंधित है? क्रांचल देव से। राष्ट्रीय धरोहर कर घोषित करा गया 1952 में। और यह अभिलेख कब से है? कब का है? 1223 का। 10 मांडलिक राजाओं के नाम मिलते हैं इस अभिलेख में। कितने? 10 मांडलिक। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है हमारा, राजी जनजाति से लेके और चंपावत के बालेश्वर मंदिर से लेके। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से निवेदन करूंगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें, जो कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। अगला फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन फ्रेडरिक विल्सन पे। फ्रेडरिक विल्सन ने क्या किया था? फ्रेडरिक विल्सन ने हर्सिल क्षेत्र, जो उत्तरकाशी में है, यहाँ पे सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की थी। एक उच्च कोटि का सेब है जिसको फ्रेडरिक विल्सन ने इस प्रजाति को विकसित करा था। और ये उसके बाद इसने एक बहुत बड़ा काम और किया था। फ्रेडरिक विल्सन ने जल मार्ग से लकड़ी ले जाने का कार्य भी फ्रेडरिक विल्सन ने किया था। और ये काम करते 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 फ्रेडरिक विल्सन ने इतना पैसा बना दिया था कि यहाँ के लोग, जो वहाँ के उत्तरकाशी के लोग या उसके आसपास के लोग, इसको फ्रेडरिक विल्सन को अब फ्रेडरिक विल्सन न करके राजा विल्सन के नाम से जानने लगे।
इतना पैसा इन्होंने यहाँ पे बना दिया था। तो फ्रेडरिक विल्सन पे अगर क्वेश्चन आए तो हम इस प्रकार से, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, फ्रेडरिक विल्सन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इस पे इस ढंग से करेंगे। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, फ्रेडरिक विल्सन एक अंग्रेज थे जिन्होंने जो हमारा हर्सिल क्षेत्र है उत्तरकाशी का, वहाँ पे क्या किया था, सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की थी। ये कहाँ पड़ता है? हर्सिल क्षेत्र उत्तरकाशी में पड़ता है, उत्तरकाशी में पड़ता है। और फ्रेडरिक विल्सन ने सेब की प्रजाति विकसित करने के अलावा क्या काम किया था, जो लकड़ी होती थी, जैसे आज के समय में हम ट्रक से, किसी दूसरे वाहन से लकड़ी, चाहे वो घर बनाने के लिए, दूसरे काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं, लेकिन उस समय फ्रेडरिक विल्सन ने कैसे इसका व्यापार किया था? नदी क्षेत्र से, नदी में बहा दिया एक जगह से और दूसरी जगह बाद में कलेक्ट कर लेते थे। राजा विल्सन करके लोग बाद में जानने लगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर से कसार देवी मंदिर पे। कसार देवी मंदिर कहाँ है? सबसे पहले बात आएगी, अगर ये पूछा जाए किस चोटी पे है, तो कश्यप चोटी पे। और कश्यप चोटी कहाँ आती है? अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में स्थित है। और क्यों फेमस है? यहाँ पे 14 सुंदर नर्तकों का चित्रण मिलता है। कहाँ पे? कसार देवी मंदिर में। कहाँ है? अल्मोड़ा पे। किस चोटी पे? कश्यप चोटी पे। क्यों प्रसिद्ध है? 14 सुंदर नर्तकों का चित्रण मिलता है। फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गोरखा, एक गोरख्याली राज करके आप लोगों ने सुना होगा, अत्याचारी राजा थे ऐसा माना जाता है। तो इन्होंने क्या किया, जब कुमाऊं और गढ़वाल दो हमारे क्षेत्र नेपाल में ये लोग थे, उस समय इन्होंने आक्रमण किया उत्तराखंड पे। तो कुमाऊं पे और गढ़वाल पे अलग अलग समय किया। कुमाऊं पे इन्होंने आक्रमण किया 1790 में और ये सीधे जीत गए आक्रमण करने के बाद। लेकिन गढ़वाल पे भी इन्होंने 1791 में करा, हार गए। दोबारा से इन्होंने गढ़वाल में 1803 में आक्रमण किया और 1804 में खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह जो उस समय के वहाँ के राजा थे उनको हरा दिया, उनको मार दिया एक प्रकार से, और गढ़वाल पर अपना अधिकार कर लिया। यानी गढ़वाल पर कब अधिकार किया इन्होंने? 1804 में, और कुमाऊं पे कब? 1790 में। फिर अगली बात इस पर आती है कि जब गढ़वाल में युद्ध हुआ था तो कौन से मैदान पे हुआ था? 1804 में खुड़बुड़ा के मैदान में। किसको मारा? प्रद्युम्न शाह को। और कब अधिकार किया गढ़वाल में? 1804 में। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कब इन्होंने लड़ाई की कुमाऊं पे, कुमाऊं पे तो 1790 में की, और उसमें महेंद्र चंद राजा थे, उनको इन्होंने हरा दिया। तो यहाँ पे मैं दोबारा से बात कर रहा हूँ, देखिए कुमाऊं पे जब लड़ाई लड़ी गई, यानी गोरखों ने जब आक्रमण किया, तो वह जाना जाता है हवाल बाग का युद्ध के नाम से। कुमाऊं पे फिर से मैं कहूँगा हवाल बाग का युद्ध करके जाना जाता है। कब हुई? 1790 में। उस समय कुमाऊं का जो राजा था महेंद्र चंद था, जबकि नेपाल का राजा उस समय रण बहादुर शाह था। रण बहादुर शाह थे नेपाल के, उसमें नरेश कहिए, राजा कहिए। कुमाऊं में कौन थे? महेंद्र चंद। कब लड़ाई हुई थी? 1790। कौन जीता? आपके सीधे सीधे गोरखा जीत गए थे 1790 में। और लड़ाई कहाँ लड़ी गई? हवाल बाग में। लेकिन गढ़वाल में आक्रमण के समय एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जो गढ़वाल के राजा थे प्रद्युम्न शाह थे, और नेपाल का राजा विक्रम शाह था। इसी में अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर से, अमोदभूति। ये कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था अमोलभूति, ये पूछा जाता है। कुणिंद अमोलभूति किस वंश के थे? कुणिंद वंश के सबसे शक्तिशाली। अमोदभूति की ताम्र और रजत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ताम्र आप जानते हैं, तांबा, रजत, चांदी को जनरली बोला जाता है, जिनमें ब्रह्म व खरोष्ट लिपि दोनों का उपयोग किया गया है। ये आप कभी क्वेश्चन आए कि अमोलभूत की जो मुद्राएं हैं वो क्या है? ताम्र और रजत हैं, जिसमें कौन सी लिपि? ब्रह्म व खरोष्ट लिपि दोनों का उपयोग किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने डिटेल करके ये किए हैं, निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होंगे। उत्तराखंड के या दूसरी जगह के लिए भी, अगर ऑल इंडिया पे भी कोई क्वेश्चन होते हैं तो कोई ना कोई उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको
डिटेल में करें। आपका कोई भी एक टॉपिक होगा तो सारे उससे रिलेटेड टॉपिक को कवर करेगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर